गुड इवनिंग बच्चों। अगेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने बेटा 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी हैं और तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फार्मूलों की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखी है हम लोगों ने कि फार्मूले हमारे पास में कौन कौन से हैं। अब मैं तुम्हें आज वाले लेक्चर में ये बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले ही ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है, कि जो हमारे पास में सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में जस्ट अपोजिट था। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेयर एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, मतलब सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्लियर अपन को? सॉल्वेंट से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है सॉल्यूशन। अब इस बात को हम आज समझने जा रहे हैं। क्या ये तो हमने पहले भी समझा है, ग्राफ से भी समझा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो अपन प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। ग्राफिकली हमने समझा दिया था जब हमने फेज डायग्राम खींचा था, टेम्परेचर वर्सेस जो हमारे पास में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, उसमें हमने फेज डायग्राम खींचा था और उसमें बताया था तुम लोगों को। तो मैं इसी बात को फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन इसे किस प्रॉपर्टी से डिस्कस करने वाले हैं? ये डिस्कस करने वाले डिस्कशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास सॉल्वेंट का है ये सॉल्यूशन से हमारे पास में ज्यादा होगा, या ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होगा, मतलब डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन मतलब कमी होना। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर अपन को? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बेटा सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से हमारे पास कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात हमें यहां पर एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से समझनी है कि क्या हम इस बात को एंट्रोपी से भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो अपन सॉल्वेंट से कम होता है। मैंने कई बार रिपीट कर दी ये बात कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, बट हम लोग इसे किससे समझने वाले हैं? जो हम समझने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है ना? तो हम लोग फिर से अपन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे एंट्रोपी से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें ये बात और डिस्कस कर देता हूं बेटा कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास फिर से अगेन 3 कंपोनेंट है। बिल्कुल, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉलिड है। यानी कि इस बार ऐसा समझ सकते हो, ये हमारे पास है सॉल्वेंट, बिल्कुल, इसमें मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया बेटा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एवरीबॉडी नो दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा होता है? जिसकी वेपर फॉर्म नहीं होती। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू ए सॉल्यूशन। यहां पर ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन बन चुका। अब सॉल्यूशन की एंट्रोपी ऑलवेज सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, बट हम लोग इस बात की जानकारी अब देने जा रहे हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट कौन कौन से। एक तो सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, और एक इन दोनों से जो सॉलिड ऑब्टेन होगा जब ये फ्रीज होगा। जब फ्रीज कब होता है? फ्रीजिंग कब होती है? जब कभी भी सॉलिड फेज में और लिक्विड फेज में सेम वेपर प्रेशर हो जाता है, उस समय फ्रीजिंग होती है। इसका मतलब इसमें से भी सॉलिड ऑब्टेन होगा, यहां भी सॉलिड ऑब्टेन होगा और यहां भी सॉलिड ऑब्टेन होने वाला है। तो सॉलिड यानी कि हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए, अगेन सॉलिड, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। तो हम इन तीनों कंपोनेंट में एंट्रोपी को अगर अरेंज करें तो क्या डायग्राम आएगा बेटा? इसे रिमूव करना पड़ेगा मुझे, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया मेरे बच्चों। अब अपन ध्यान देना है मेरी तरफ बेटा, इधर ध्यान देंगे। तो मैं बताने वाला था कि अपन जो सॉलिड है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, उसमें एंट्रोपी सॉल्यूशन की ग्रेटर है।
सॉल्यूशन की एंट्रोपी ग्रेटर है, सॉल्वेंट की एंट्रोपी थोड़ी उससे कम है, बिल्कुल। और बेटा सॉलिड की एंट्रोपी इन दोनों से कम है, बिल्कुल। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम है, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती भी है। सॉलिड जो है वो सबसे लेस रैंडम स्टेट होती है, पता ही है, और उसके से ज़्यादा लिक्विड स्टेट रैंडम होती है, वेपर्स होती तो और ज़्यादा हो जाती। बट सॉलिड इन दोनों से लेस रैंडम है, सॉल्यूशन उससे ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट। अगर किसी अपन सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो अपन को पता होना चाहिए सॉल्यूशन की एंट्रोपी ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है बेटा। तो एंट्रोपी ऐसे इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इस तरीके से बढ़ रही है, देख सकते हो यहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि सॉलिड यानी कि सॉल्वेंट भी सॉलिड में जाएगा और सॉल्यूशन भी सॉलिड में जाएगा, देख सकते हो बेटा, ये जा रहा है सॉल्वेंट सॉलिड में और ये जा रहा है सॉल्यूशन सॉलिड में। बेटा मेरे बच्चों इधर ध्यान दे लो, सॉल्यूशन सॉलिड में जा रहा है और एक बार सॉल्वेंट सॉलिड में जा रहा है बेटा। तो एंट्रोपी चेंज किस में ज्यादा आने वाला है, दिख रहा है मुझे तो कि जब सॉल्यूशन अगर सॉलिड में जाएगा तो एंट्रोपी चेंज यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन टू सॉलिड, और यहां लिखेंगे एंट्रोपी चेंज सॉल्वेंट टू सॉलिड, बिल्कुल सॉल्वेंट टू सॉलिड। थोड़ा यहां लिख देता हूं, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चल गया कि सॉल्वेंट अगर हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर इससे सॉलिड मिलने वाला, इससे आइस मिलने वाली है, तो एंट्रोपी चेंज कम आएगा और ये एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा। डायग्राम से क्लियर है कि अपन यहां पे बोल सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज, इसे मैं हटा देता हूं, इसे तो मुझे प्रूफ ही करना है, इसे मैंने हटा दिया और ऊपर लिख दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर लिख दिया मैंने, डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड is greater than delta S solvent solid, ये लिख दिया बेटा मैंने, बिल्कुल। अब आइए फेज ट्रांजिशन क्या है। क्या मैं बोलूं कि सॉल्वेंट अपन सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉल्वेंट का सॉलिड में जाना, लिक्विड का सॉलिड में जाना, वो भी फेज ट्रांजिशन है। और फेज ट्रांजिशन में जब भी कभी कोई वाटर है, मान लो वाटर प्योर सॉल्वेंट है, अगर वो आइस में जाएगा तो फेज ट्रांजिशन में क्या हम एंट्रोपी चेंज का फार्मूला जानते हैं? बिल्कुल। इन फेज ट्रांजिशन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, टेम्परेचर, इसे बोलेंगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डेल्टा एस मैंने किसकी लिखी है? सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट टू सॉलिड, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का आ जाएगा। और इसे लिखेंगे फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है। डेल्टा एस फ्यूजन ही है, इसे क्या बोलेंगे अपन? फ्यूजन, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना। ये अपन डेल्टा एस फ्यूजन ही है, हम लोग यहां पर फ्यूजन लिख देते हैं, फ्यूजन एंट्रोपी चेंज। और मैं ऐसे ही फ्यूजन में सॉल्यूशन टू सॉलिड लिख सकता हूं, वो हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन ओवर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। फ्यूजन, यहां भी फ्यूजन है, फ्यूजन में एंट्रोपी चेंज, ठीक है ना बेटा, इन फेज ट्रांजिशन। तो ये बताइए मुझे कि क्या डेल्टा एस सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डालेंगे तो एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, एज्यूमिंग दैट आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एच फ्यूजन फॉर सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन फॉर सॉल्यूशन। बिल्कुल बेटा, ये बात क्यों? एज्यूमिंग आइडियल सॉल्यूशन, एज्यूमिंग आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, डेल्टा एस सेम है। बताइए मुझे कि अगर डेल्टा एस सेम है तो मैं सॉल्यूशन सॉलिड की जगह तो ये रख देता हूं और सॉल्वेंट सॉलिड की जगह ये रख देता हूं, तो बताइए क्या टेम्परेचर में रिलेशन आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इस रिलेशन में रख देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। तो बताइए मुझे कि अपन अगर ये रख देते हैं, सॉल्यूशन सॉलिड की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा एच बाई फ्रीजिंग पॉइंट
सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, या फ्यूजन है बेटा, फ्यूजन लिख दिया मैंने, फ्यूजन को शॉर्ट में लिख दिया, अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर सॉल्वेंट। तो ये इनक्लूडिव कब होल्ड करेगी बता सकते हो मुझे? तुम्हें अच्छे से आता होगा। अगर ऊपर की वैल्यू बराबर है, अपन पर न्यूमरेटर अगर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारे पास में, अगर ये दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर में अगर ये वैल्यू कम होगी तभी ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये बोल सकते हैं इनक्लूडिव will hold only when freezing point of solution is less than freezing point of solvent। यही प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था मुझे। सही है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि इट इज प्रूव बाय एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए बच्चों को कि अपन एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से हमने बता दिया कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसीलिए बोलते हैं डिप्रेशन होना। अगर हमने सोल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में डालेंगे तो अपन सॉल्यूशन जो है वो अपन लेस टेम्परेचर में फ्रीज होगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्लियर टू एवरीबडी? मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी एंट्रोपी कॉन्सेप्ट का, और मैनी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। इससे तुम्हारे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अपन कैसे फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है वो ग्रेटर है सॉल्यूशन से, या बोल सकते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम है, इसीलिए इसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, हम लोग इसे अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से पढ़ करके अपन समझ लें। ठीक है बेटा, मैं अगेन एक बार बोल देता हूं कि अपन चैनल को शिव के चौहान SKC सर के नाम से सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और अच्छे से अपन पढ़ाई करें। थैंक यू बेटा।